जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन का मतलब होता है चारों तरफ घूमना। जिससे हमारे शरीर में रक्त जो होता है वो शरीर के सभी भागों में घूमता है, तो इसीलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ही पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो होता है तीन ब्लड वेसल्स आते हैं। तीन ब्लड वेसल्स आते हैं। पहला होता है आर्टरी, जिसे हम धमनी कहते हैं। दूसरा होता है वेन्स, जिसे हम सीरा कहते हैं। और तीसरी होती है कैपिलरीज, या फिर कैपिलरी कह दे, केशिका। केशिका। सबसे पहले हम समझेंगे कि आर्टरी और वेन क्या होता है। दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर दे रहे हैं। धमनी हो गया और इधर सीरा। आर्टरी जो होता है ना, वो रक्त को जो है, ब्लड को जो है, हृदय से शरीर की ओर, पूरे बॉडी की ओर लेकर जाता है। यानी ये हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी की ओर लेकर जाता है। और वेन्स जो है वो पूरे ब्लड को जो है वो बॉडी से हार्ट की ओर लेके आता है, यानी शरीर से हृदय की ओर लेके आता है। हृदय से जो पूरे शरीर की तरफ ब्लड जा रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होता है। इसीलिए इसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर बोलते हैं प्योर ब्लड। इसका एक और नाम है सेचुरेटेड ब्लड। सेचुरेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड रक्त को ही हम लोग प्योर ब्लड बोलते हैं, या फिर इसे ही हम सेचुरेटेड ब्लड कहते हैं, या शुद्ध रक्त भी कहते हैं। वेन्स जो होता है ना, वेन्स जो है पूरे शरीर से जब कोशिकीय शोषण के बाद ब्लड को जो है हार्ट की ओर ला रहा होता है, वो जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है। यानी न के मात्रा होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा न के बराबर होता है। तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसे हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। इम्प्योर ब्लड का मतलब अशुद्ध रक्त, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ना हो तो उसे हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसलिए इसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। इसका एक और नाम है अनसेचुरेटेड ब्लड। अनसेचुरेटेड ब्लड। जब हृदय से जो रक्त पूरे शरीर की तरफ जा रही होती है, वो बहुत अधिक प्रेशर में जा रही होती है। तो बहुत अधिक प्रेशर को झेलने के लिए इसका जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो थिक होते हैं। थिक मतलब मोटा। लेकिन वेन के जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो आर्टरी के अपेक्षा जो है, यानी धमनी के अपेक्षा सीरा की जो दीवार होती है वो थीन होती है, मतलब पतला होता है। आर्टरी जो होता है वो आगे जाके तीन पार्ट में बढ़ जाता है। अगर हृदय के आसपास जो आर्टरी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एरोटा। एरोटा मतलब महाधमनी। एरोटा का मतलब महाधमनी। ये महाधमनी जो है हृदय से जैसे जैसे दूर जाती है तो और भी एरोटा की अपेक्षा पतला हो जाती है और ब्रांच्ड हो जाती है, मतलब उसमें अलग अलग शाखाएं निकल जाती है। तब उसे हम बोलते हैं आर्टरी, यानी धमनी। ये धमनी जो है जब हृदय से पूरी तरह से दूर चली जाती है, यानी बॉडी के लगभग एंड पॉइंट में, अंतिम भाग में लगभग पहुंचने लगती है, तो ये जो है और भी पतली हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं आर्ट्रियोल्स, यानी छोटी धमनी। ठीक उसी प्रकार से जो है ना, वो वेन्स में भी होती है। सिराएं भी जो होती है वो तीन भाग में बढ़ जाती है। अगर हृदय के करीब होती है तो उसे बोलते हैं वेना कावा, मतलब महाशिरा।
हृदय से थोड़ी और दूर चली जाए तो ये अधिक ब्रांच्ड भी होती है, इसमें अधिक वेना कवा की अपेक्षा अधिक शिराएं भी होती है, तो उसे हम बोलते हैं वेन्स, यानी वेन कहते हैं तो शिरा। और जब बॉडी के एंड पॉइंट में होती है, जहां से ब्लड रिटर्न आ रहा होता है, वापस आ रहा होता है, तो वहां भी होते हैं वेन्यूल्स, यानी छोटी शिरा। ये दोनों ब्लड वेसल्स तो आपको उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया हो। इसके बाद जो है तीसरी ब्लड वेसल्स होती है कैपिलरीज, यानी केशिका। शरीर के जिस भाग में छोटी धमनी एंड करती है ना, समाप्त हो जाती है, यानी जैसे हमारे बॉडी पार्ट के अंतिम भाग जैसे उंगली वगैरह है या फिर स्किन है, तो इससे कांटेक्ट में जो है वो ब्लड वेसल्स मतलब आर्टरी वगैरह नहीं रहते हैं, बल्कि उसके उससे कांटेक्ट में कैपिलरी होती है, यानी केशिका होती है। ये जो केशिका है, इसको अगर आपको देखना हो तो हमारी आंखों में देख सकते हैं या अपनी आंखों में देख सकते हैं। आंख में देखने के बाद जो है, इसमें आपको एक रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, धागा की जैसी संरचना दिखेगा, उसे कैपिलरीज कहते हैं। यानी ब्लड जहां से घूम के वापस आता है ना, उस मतलब जी उस नस को, उस ब्लड वेसल्स को हम लोग कैपिलरी यानी केशिका कहते हैं। इसके बाद जो है हम अभी समझेंगे हार्ट का फंक्शन। सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए, यह है हमारा रियल हृदय, यानी सचमुच का जो दिल होता है वो। अब इसके बाद जो इस फिगर को देखिए, यह है हमारा हृदय का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी अंदर से हमारा हृदय जो है वो किस टाइप से दिखता है। इसमें आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा इसमें 4 चेंबर के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। साथ ही साथ हर चेंबर के बीच जो डिवाइडर है, बीच में देखें तो एक विभाजिका है। साथ ही साथ इसमें जो है वाल्व्स लगे हुए हैं। आइए इस सारे चीजों को हम समझते हैं एकदम आसानी से। मान के चलिए ये हमारा हृदय है। हृदय के 2 चेंबर हुए, एक इधर लेफ्ट और दूसरी साइड राइट। और ऊपर साइड में जो होते हैं ना, ऊपर साइड वाले को बोलते हैं एट्रियम, और नीचे जो होता है उसे बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इधर साइड जो है वो होता है लेफ्ट और दूसरे साइड होता है राइट। यानी राइट हैंड के साइड जो चेंबर होंगे वो राइट, और लेफ्ट साइड में जो चेंबर होंगे वो लेफ्ट। अपर डायरेक्शन में जो चेंबर होंगे उसे एट्रियम, और नीचे की जो डायरेक्शन में जो या नीचे की साइड में जो चेंबर है उसे वेंट्रिकल्स बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम चारों चेंबर के एक नामकरण कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो है वो राइट साइड में है और साथ ही साथ ऊपर है, इसीलिए राइट साइड में इसलिए राइट, और ऊपर साइड में है इसलिए एट्रियम। ये भी क्या है, राइट साइड में ही है, और नीचे है तो वेंट्रिकल्स। और इसका नामकरण करें तो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट, और ऊपर है तो एट्रियम। ये नीचे है लेकिन लेफ्ट में है तो लेफ्ट, और नीचे है तो वेंट्रिकल्स। इस प्रकार हमारे हृदय के चारों चेंबर का नाम जो है, ऊपर में जो होता है राइट साइड में उसे राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद, नीचे साइड में जो राइट में होता है उसको राइट वेंट्रिकल्स यानी दायां नीलर, और लेफ्ट साइड में जो ऊपर की ओर है उसे कहते हैं बायां आलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, और नीचे डायरेक्शन में जो लेफ्ट में होते हैं उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स मतलब बायां निलय। अब हम थोड़ा सा एक इमेजिनरी एक मान के चलिए कि यहाँ पे एक लंग्स है, ह्यूमन का एक लंग्स है। लंग्स का प्रोसेस जो है आपको पहले ही समझा दिए हैं। इसके लिए आप इस लिंक पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप उसको समझ सकते हैं। और ये मान के चलिए कि ये है पूरी बॉडी। हम बताए हुए थे कि जो
जो ब्लड वेसल्स होती है, वो वेन्स जो होती है बॉडी से जो है रक्त को जो है वो हार्ट की ओर लेके आती है। यानी अगर हम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें तो बॉडी से जो है रक्त को सबसे पहले हृदय के राइट एट्रियम में लाया जाता है। यानी बॉडी से जो रक्त आता है वो राइट एट्रियम में आता है। अब ब्लड जिस रास्ते से आता है ना हृदय में, उसे हम सीरा कहते हैं। लेकिन हृदय के करीब जो सीरा होती है उसे हम कहते हैं भेना कावा। क्या बोलते हैं? भेना कावा, मतलब महासीरा। यानी शरीर से जो रक्त है ना वो महासीरा से होते हुए राइट एट्रियम में, यानी दाया अलिंद में जो है ना प्रवेश करता है। आप जब हृदय के रियल हृदय के जो है इंटरनल स्ट्रक्चर देखे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक वाल्व होता है, कपाट होता है। इस कपाट का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको वाल्व का हिंदी होता है कपाट, मतलब एक दरवाजा के जैसा। इसका काम यह होता है कि जैसे ही राइट एट्रियम में ब्लड आता है दायां आलिंद में, तो सीधा भेज देता है राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब जाता है तो राइट वेंट्रिकल क्या करती है? राइट वेंट्रिकल कहने का मतलब दायां निलय। दायां निलय में जब रक्त जाता है तो ये जो है ये ब्लड को जो है वो पंप करके, यानी क्या होता है कि दायां आलिंद जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकुड़ता है, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। ये जो प्रेशर है ना वो रक्त को लंग्स में भेज देता है। कहाँ भेजता है? लंग्स में भेज देता है। तो लंग्स को हम लोग जो है बायोलॉजिकल नेम पल्मोनरी होता है, जिसका हिंदी जो होता है फुफ्फुस होता है। तो ये जो है इसका नाम थोड़ा लिंक करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। जैसे दायां निलय से जो ब्लड पंप होता है वो लंग्स की ओर जाता है, लंग्स को पल्मोनरी कहा जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? पल्मोनरी। और ये ब्लड जा रहा है ना, तो ब्लड जिस रास्ते से, जिस नस से, जिस ब्लड वेसल से जाके होते हुए जाता है ना, उसे हम आर्टरी कहते हैं, यानी धमनी कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुस धमनी। यानी दायां निलय से जो रक्त है वो फुफ्फुस धमनी से होते हुए लंग्स में प्रवेश करता है। और लंग्स का फंक्शन आप लोग को पहले ही समझा दिए हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लंग्स में जो है ये जब रक्त जाता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड से सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद जो ब्लड जो है वो महाशिरा से होते हुए जो है राइट एट्रियम में जो पहुंचता है दायां आलिंद में, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड रक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है। फिर यही दायां आलिंद से ब्लड जो है वो दायां निलय में जाता है और यहाँ से फुफ्फुस धमनी से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। ये ब्लड जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होते हैं। और लंग्स में प्रवेश करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एलबीएलई में छोड़ दिया जाता है और एलबीएलई में जो ऑक्सीजन होता है उसे ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं, वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, रक्त को जो है ना, हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन को अपने में बाइंड कर लेते हैं, बांध लेते हैं। उसके बाद दूसरे ब्लड वेसल से जो है वो पहुंचते हैं लेफ्ट एट्रियम में। ये ब्लड जो है वो लंग्स से जो है लेफ्ट एट्रियम में, यानी बायां आलिंद में प्रवेश करते हैं। रक्त आ रहा है ना, तो रक्त जिस रास्ते से आता है, जिस ब्लड वेसल से आते हैं, उसे हम सीरा कहते हैं। लेकिन आ कहां से रहा है? पल्मोनरी से। तो इसका नाम हम कर सकते हैं पल्मोनरी वेन्स, यानी फुफ्फुस सीरा। यानी इस ब्लड में जो है लंग्स में प्रवेश करने के बाद, गैसियस एक्सचेंज के बाद, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया गया लंग्स के अंदर, एलवीएलई के अंदर। उसके बाद क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद जो है
मतलब ऑक्सीजन को जब हीमोग्लोबिन बांध लेता है तो उसके बाद रक्त जो होता है ना वो पल्मोनरी वेन से होते हुए फिर फुफ्फुस शिरा से होते हुए जो है ना वो बायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही बायां आलिंद में प्रवेश करता है तो सबसे पहले यहाँ पे उसको एक वाल्व मिलता है। इस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व। उसके बाद जैसे ही बायां आलिंद जो होता है ब्लड को रिसीव करता है तो रिसीव करने के बाद ये जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रक्त जो होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में यानी बायां निलय में रक्त जो है वो प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही बायां निलय में रक्त प्रवेश करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं बायां निलय जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड रक्त को जो है एक बहुत ही हाई प्रेशर से जो है उसको पंप करते हैं। और पंप करने के बाद जो ये है पूरे शरीर में जो है वो फैल जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इससे रक्त जो है पूरे शरीर में जा रहा है मतलब कंफर्म ये तो कहीं ना कहीं तो ये धमनी होगा ही। लेकिन हृदय के आसपास जो धमनियां होती है वो धमनी नहीं बल्कि महाधमनी होती है। इसका नाम हम कर देते हैं महाधमनी। यानी महाधमनी से रक्त होते हुए पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर उसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। कोशिका के पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगा तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बाद फिर से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाएगा। और फिर यहाँ से जो है महाशिरा से होते हुए जो है रक्त जो है वो दायां आलिंद में पहुंचेगा। दायां आलिंद जब ब्लड को रिसीव करेगा तो ये रिलैक्स हो जाएगा। और रिलैक्स होने के बाद रक्त जो होता है दायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब सिकुड़ता है तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाता है। राइट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है मतलब प्रेशर जनरेट करता है कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ कर तो यहाँ से रक्त जो होता है वो लंग्स में प्रवेश करता है पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से। पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि इस आर्टरी में जो है जो ब्लड जो जा रहे हैं वो डीऑक्सीजिनेटेड। लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि धमनी में जो रक्त होता है ना वो ऑक्सीजनेटेड रक्त ही फ्लो होते हैं। तो आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद अपवाद में जो है अगर धमनी का अपवाद पूछे तो उसका आप याद रखेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में जो होता है आर्टरी होने के बाद मतलब धमनी होने के बावजूद भी इसमें जो है शुद्ध रक्त ना फ्लो होके बह के इसमें बहती है अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीनेटेड रक्त। उसके बाद जो है हृदय लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो पल्मोनरी वेन से होते हुए पल्मोनरी वेन थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे जो है ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड यानी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा है। तो वेन्स में तो अशुद्ध रक्त बहना चाहिए था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकिन यहाँ पे जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इसका भी एक्सेप्शन आप याद रखेंगे जब पूछेगा वेन्स यानी सीरा के एक्सेप्शन पूछेगा तो आप याद रखेंगे पल्मोनरी वेन्स। यानी इस पल्मोनरी वेन्स से जो है ना शुद्ध रक्त फ्लो होते हैं बल्कि इसमें अशुद्ध बहना चाहिए था लेकिन बहता शुद्ध है। और उसके बाद ब्लड जो होता है बायां आलिंद में प्रवेश करता है और बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए बायां निलय में पहुंच जाता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो ये जो वॉल होते हैं ना ये जो दीवार होते हैं ये बहुत ही मोटी होते हैं क्योंकि इसको बहुत हाई प्रेशर जनरेट करना होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो होता है ना इस ब्लड में एक प्रेशर जनरेट होता है जिस वजह से रक्त जो होता है वो अपना डायरेक्शन जगह देख लिया है किस ओर हम भागेंगे तो एक महाधमनी से होते हुए जो है रक्त पूरे बॉडी में फैल जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ब्लड जब यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा तो ब्लड जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन से क्यों जाएगा? इस डायरेक्शन से भी तो जा सकता है। भाई अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर हम इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है अगर ऊपर से कोई चीज आसानी से आएगा तो नीचे आसानी से जा सकता है लेकिन नीचे से कोई चीज आएगा तो ये चीज क्लोजली एकदम पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। तो ये जो वाल्व होता है ना ये पूरी तरह से बंद हो जाता है जिस वजह से ऊपर जाने का इसको मार्ग नहीं मिल पाता है। तो उसको जो है महाधमनी एक रास्ता एक नली मतलब एक ब्लड वेसल्स होते हैं जिस ओर इसको जगह मिलता है उस ओर चल देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर कम होने के कारण जो होता है ना सीरा में जो ब्लड होते हैं ना
वो फ्लो नहीं हो पाते हैं, रुक जाते हैं, इसलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं, यानी सीरा में भी वाल्व पाए जाते हैं। यह वाल्व का काम होता है कि रक्त को पीछे नहीं आने देने के लिए। अगर मान के चलिए बॉडी में जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड जो होता है जब हृदय की ओर जा रहा हो, इनकेस अगर ऐसा हो कि प्रेशर कम हो जाए तो वो ब्लड तो दायां आलिन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो कहीं ना कहीं इसी वेन्स में रुका हुआ रहेगा। लेकिन वो पीछे भी तो आ सकता है। इससे बचने के लिए इसमें वाल्व होता है कि रक्त को पीछे नहीं जाने देता है, बल्कि वहीं पे रोक देता है। अगली बार जब ब्लड उधर से पंप होकर आएगा तो ये साथ में कहाँ आ जाता है, दायां आलिन में। अब एक चीज ये भी जो है वो खटकता है इंसान के माइंड में कि ये बायां नीले को कैसे पता चलता है कि रक्त हमारे पास आ गया है, ये किस प्रकार से पंप कर देता है। तो एक, एक वर्ड आप याद रखिए, साइनोऑरिकुलर नोड। ये साइनी ऑरिकुलर नोड जो होता है ना, वो दायां आलिंद के पास पाया जाता है, यानी इसी चेंबर के पास पाया जाता है। यह क्या करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है वो दायां आलिंद को हमेशा देते रहता है, प्रोवाइड कराते रहता है, जिस वजह से जैसे ही रक्त रिसीव करता है तो हल्का सा उसे झटका देता है कि रक्त आ चुका है, और ये जो इंपल्स है वो चारों चेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस वजह से ये पूरे हार्ट जो होता है हमेशा एक्टिव रहता है। कभी कभी क्या होता है ना कि अगर मान के चलिए कि अगर हृदय ऐसा हो कि भूल जाए कि हमको ब्लड भी पंप करना है तो क्या होगा। तो वैसे स्थिति में जो है, आप नाम सुने होंगे पेस मेकर। उस स्थिति में जो है दायां आलिंद के पास जो है एक छोटा सा पेज मेकर लगा दिया जाता है, जो हमेशा इसे जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं, करंट जो है प्रोवाइड कराते रहते हैं, जिस वजह से जो है ये पूरे शरीर जो पूरे जो हृदय है वो अपना क्रियाविधि नियमित रूप से करते रहते हैं। इसमें छोटी सी बैटरी होती है जो कि हमेशा करंट प्रोवाइड कराते रहती है। ये जो हमारा हृदय है वो मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है, पेशीय ऊतक से बना होता है। बेकार में ही ये बदनाम होता है कि दिल जो है वो टूट जाता है, हृदय टूट जाता है, लेकिन ये मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, ये टूटता नहीं है। इसका काम होता है सिर्फ हृदय जो है ब्लड को रिसीव करता है और पंप करता है, और इसका दूसरा कोई काम नहीं है, बल्कि लोग इसे बेकार में बदनाम करके रखे। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हमारे हृदय को जो है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। आखिर हमारे हृदय को दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है। सर्कुलेशन का मतलब होता है घूमना, और डबल का मतलब दो बार, यानी हमारे हृदय में रक्त जो होता है ना दो बार घूमता है। जैसे कि पहला बार जो है महाशिरा से होते हुए रक्त जो होता है वो राइट एट्रियम में प्रवेश करता है, और फिर ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ चला जाता है, लंग्स में। यानी एक बार जो है ये हृदय की सर्कुलेशन कर चुका है। उसके बाद लंग्स में जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन को बाइंड करने के बाद जो होता है पल्मोनरी वेन से जो है वो लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड प्रवेश करता है वो हमारा हृदय में दूसरा बार प्रवेश करता है, और दूसरा बार ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिससे पूरे शरीर में पूरे बॉडी में जो है ब्लड जो होता है वो फैल जाता है। इसलिए जो है हमारे हृदय को जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि हमारे हृदय में रक्त जो है दो बार प्रवेश करने के बाद जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद जो है ब्लड पूरे शरीर में पंप किया जाता है। हमारा हृदय जो है, हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार जो है वो ब्लड को पंप करता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जो पूरे हृदय के जो लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर है जो कि धड़कता है, तो यह जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार ब्लड को पंप करता है। इसे जो है डॉक्टर स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है, एक स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है ना इसको मापता है। आप देखे होंगे जिसे एक हेडफोन के जैसा होता है, दूसरे हार्टबीट के पास लगा के उसको महसूस किया जाता है, इसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। यह जो है हृदय की गति को मापता है, यानी हार्टबीट को मापता है कि यह 1 मिनट में जो है कितनी बार धड़क रहा है। आखिर यह ब्लड को पंप करता है तो कितनी स्पीड में पंप करता है। जब हृदय से ब्लड निकलता है तो यह 120 mmHg की स्पीड से निकलता है, और जब यही रक्त जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद जब हार्ट के पास पहुंचता है तो यह 80 mmHg के पास आसपास जो है यह इतनी स्पीड में जो है वो हृदय के पास पहुंचता है, 80 mmHg।
यानी हमारा जो बीपी है, नॉर्मल बीपी जो है 120/80 mmHg होना चाहिए। यह नॉर्मल बीपी है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर बीपी हाई हो गया, ज्यादा हो गया, तो हाइपरटेंशन बीमारी होता है, शरीर पैरालाइज वगैरह हो सकता है। और इससे कम होगा तो एक और बीमारी होता है, हाइपोटेंशन। आइए अब हम जानते हैं कि क्या होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा हृदय जो है वो एक मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, यानी पेशीय ऊतक से बना है। ये भी एक ऑर्गन है, ये भी अपना काम करता है। तो इसे भी कहीं न कहीं काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स जाने के लिए इसके पास ब्लड पहुंचना जो है, हृदय की पेशी के पास जो है ब्लड पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही धमनी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप करने के बाद धमनी में ब्लड पहुंचता है, तो ये धमनी से जो कुछ आर्टरी होती है जो कि निकली हुई होती है, वो आर्टरी जो होती है सबसे पहले ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचाती है, हृदय के जो पेशी, हृदय पेशी जो है इसके दीवार में, यानी ये हृदय पेशी है। और बाकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो तो पूरे बॉडी में ब्लड को लेकर जा ही रही होती है। लेकिन ये जो धमनी है वो जो है हृदय पेशी के जो है जो मसल्स होते हैं उसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। इनकेस किसी कारणवश ये जो हमारा ब्लड वेसल है वो अगर ऐसा हो कि जाम हो जाए या चाहे जो भी हो, जैसे कि इसमें फैट्स वगैरह की मात्रा अगर एक्यूमुलेट हो जाए, जम जाए, तो इसमें रक्त प्रवाह नहीं हो पाता है, जिस वजह से जो है ब्लड जो होता है हृदय पेशी को नहीं मिल पाता है। और हृदय पेशी को अगर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो होगा क्या कि इसको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि ये अपना काम नहीं करेगा ठीक से, ब्लड सही से पंप नहीं करेगा, एक ठीक स्पीड में ब्लड पंप नहीं करेगा। अब मान लीजिए ना कि आपको खाना नहीं दिया जाए और काम करने के लिए कहा जाए, तो आप कितने काम करेंगे, कितने दिन तक करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है जब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये भी जो है ठीक से अपना काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से जो होता है वो सीने में दर्द होने लगेगा, जकड़न की जैसा महसूस होगा और श्वास फूलने लगेगा। हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट ये तेज हो जाएगा, यानी हृदय बार बार ब्लड को पंप करेगा, लेकिन उतना एनर्जी बचा नहीं है कि ये पंप करेगा, उतना पूरे शरीर में फैलेगा। कंधों में दर्द होने लगेगा, पसीना बहुत तेज आएगा, नींद नहीं आएगा। ये सारे लक्षण हैं हार्ट अटैक के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्ट अटैक जो है वो कैसे होता है और इसका लक्षण क्या क्या है।